ठीक है जी, दिस इज Feb March 2024. First question is about potassium iodide is used as a reagent in both organic and inorganic chemistry. Potassium iodide forms an ionic lattice that is soluble in water. Define enthalpy change of solution. तो enthalpy change of solution की definition लिखनी है आपको. डेफिनेशन याद रखनी है सारी एनर्जेटिक्स में. यूजुअली वो पूछ रहा होता है डेफिनेशन. तो enthalpy change of solution क्या होता है? इट इज enthalpy change when 1 mole of a substance is dissolved in infinite amount of water, yeah, is dissolved in excess of water to form aquasines. ठीक है, ये लिख दूं या लिख लोगे? आगे बढ़े हम लोग. Next is saying potassium iodide has a higher solubility in water, although its enthalpy change of solution is endothermic. Explain how this high solubility is possible. देखो, जो आयनिक कंपाउंड जिनका इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जितना ज्यादा नेगेटिव होता है वो उतने ज्यादा सॉल्युबल होता है. मतलब मोर एक्सोथर्मिक इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, मोर सॉल्युबल इज द सॉल्ट. अब वो ये कह रहा है कि पोटेशियम आयोडाइड डिस्पाइट हैविंग एंडोथर्मिक इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इट इज स्टिल वेरी सॉल्युबल. तो वो कह रहा है कि ऐसा क्यों है. देखो, सॉल्युबिलिटी जो है वो हमने इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन पे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ी है. अब सॉल्युबिलिटी जब होती है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम आयोडाइड है, ये सॉलिड फॉर्म में, जब ये डिसॉल्व करेगा वाटर के अंदर तो पोटेशियम के एक्वासाइंस बनेंगे और आयोडाइड एक्वासाइंस बनेंगे. तो जब भी कोई चीज सॉलिड कंपाउंड डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर तो आइंस जो होते हैं वो दे मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से अवे हो जाते हैं एंड दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस वाटर के अंदर. इसकी वजह से सिस्टम की या जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है. ठीक है, जब इंट्रोपी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की तो देखो, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है फ्री एनर्जी का. फ्री एनर्जी क्या कहता है हमारे पास? फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन माइनस टी डेल एस. जितना फ्री एनर्जी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा रिएक्शन जो है फिजिबल होगा. मतलब अगर ये किसी भी चीज की अगर सॉल्युबिलिटी है, अगर हम उसको फिजिबिलिटी की बात करें तो इसका फ्री एनर्जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा पॉसिबल है, मतलब उतना फिजिबल है. और जितना पॉजिटिव होगा उतना लेस फिजिबल होगा. तो नेगेटिव मतलब मोर फिजिबल, पॉजिटिव इन फ्री एनर्जी मतलब लेस फिजिबल. अच्छा, अब बेसिकली जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो एक्वासाइंस बनेंगे और रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी आयंस की. रैंडमनेस इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा? इंट्रोपी इंक्रीज होगी. और जब इंट्रोपी इंक्रीज होगी तो ये जो हमारी टी डेल एस की वैल्यू है ये भी इंक्रीज होगी. और जब टी डेल एस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इंथैल्पी चेंज से जब ये माइनस होगा तो फ्री एनर्जी जो है वो और छोटा होता जाएगा. तो वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी विल डिक्रीज, या हम ये भी कह सकते हैं कि फ्री एनर्जी विल बिकम नेगेटिव. इंथैल्पी चेंज जो है वो एंडोथर्मिक है, साथ में इंथैल्पी चेंज भी तो बढ़ रहा है. अगर हम कह रहे हैं कि इंथैल्पी चेंज इसका पॉजिटिव वैल्यू है तो इसमें से नेगेटिव वैल्यू माइनस भी तो हो रही है. लेकिन जब आप किसी चीज को डिसॉल्व करवा रहे हो और जैसे ही वो डिसॉल्व होना शुरू होगी उसका जितना भी पार्ट डिसॉल्व होगा, अगर थोड़ा सा भी पार्ट डिसॉल्व हो रहा है तो इंट्रोपी बढ़ेगी. तो साथ में अगर इंथैल्पी चेंज जो है वो एंडोथर्मिक है तो डेल की वैल्यू भी बढ़ी हुई है. और जब वो चीज डिसॉल्व हो रही है तो इसकी इंट्रोपी चेंज की वैल्यू भी बढ़ रही है. तो अब अगर ये हमारे पास वो ये कह रहा है कि अगर पोटेशियम आयोडाइड डिस्पाइट हैविंग एंडोथर्मिक इंथैल्पी चेंज अगर वो फिर भी सॉल्युबल है तो इट मींस उसकी जो फ्री एनर्जी है वो वैल्यू जो होगी वो लेस देन जीरो होनी चाहिए. और लेस देन जीरो वो कैसे हो सकती है, या जितनी मोर नेगेटिव वो किस तरह से हो सकती है? जब ये वाली जो राइट साइड पे टी डेल एस की वैल्यू है ये बढ़ जाए. क्योंकि जब इंथैल्पी चेंज से माइनस होगा, अब इंथैल्पी चेंज तो एंडो है, जब ये इससे माइनस होगा जितनी ये वैल्यू बड़ी होगी टी डेल एस की, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, इंट्रोपी चेंज की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना फ्री एनर्जी जो होगा वो लेस पॉजिटिव आएगा और उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी फिजिबल हो जाएगी. तो यही एक रीजन हमारे पास बचता है. अगर और कोई बात तो हो नहीं सकती है इसमें फिर, तो हम इसको फ्री एनर्जी की रिस्पेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे. बिकॉज देयर इज अ इंक्रीज इन इंट्रोपी चेंज. अब इंट्रोपी चेंज भी इंक्रीज है और आपका इंथैल्पी चेंज भी इंक्रीज है क्योंकि वो कह रहे हैं एंडोथर्मिक है, मोर पॉजिटिव है. तो ऑब्वियसली जो इंट्रोपी चेंज में इंक्रीज होगा वो ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन इंथैल्पी चेंज. तभी ये रिएक्शन जो है वो फिजिबल हो सकता है, वरना फिजिबल नहीं होगा. वो कह रहा है कि है फिजिबल, मतलब हाईली सॉल्युबल है, रिएक्शन हो रहा है, फिजिकल रिएक्शन है लेकिन रिएक्शन हो रहा है, डिसॉल्विंग हो रही है. समझ आती है बात?
वाई सिलेक्ट कर रही है, सबके पास सिलेक्ट कर रही है। हसन बेटा आपके पास हो रही है बस। किस तरह से लिखोगे इसका आंसर? ड्यूरिंग डिसॉल्विंग एंट्रोपी increases as randomness increases. So del S becomes more positive, hence del G becomes less negative. चाहो तो ये इक्वेशन भी लिख दो इसमें। उस्मान कुछ पूछ रहे हो? हाँ, इट विल बी स्पॉन्टेनियस ना, स्पॉन्टेनियस या फिजिबल कहते हैं कि इजीली हो जाएगी डिसॉल्विंग इसकी, क्योंकि फ्री एनर्जी जो है वो और नेगेटिव वैल्यू बनेगी। एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव एंड फ्री एनर्जी विल बी नेगेटिव, उल्टा होता है ना। एंट्रोपी चेंज जितना पॉजिटिव होगा और फ्री एनर्जी जितना नेगेटिव होगी उतना रिएक्शन जो होगा वो फिजिबल होता है। अच्छा, next he is saying table 1.1 gives some data about the halide ions and their potassium salts. Explain the trend in enthalpy change of hydration of the halide ions. From chloride to iodide, the enthalpy change of hydration is becoming less negative. और इसका रीजन आप लोग अच्छे से जानते हो अब, because as we move down the group, atomic size increases due to which charge density decreases, right? तो जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? अब हैलाइड आइंस ने जब हाइड्रेशन की एंथैल्पी की बात करते हैं तो किसी भी आइन का जो अट्रैक्शन होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ होता है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में आइन डायपोल बॉन्ड्स बनते हैं। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक हो जाएगी, और जब ये वीक होगी तो एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जब ये बॉन्ड बनेगा आयन डायपोल बॉन्ड, तो इट विल बी वीकर, और जब वीकर बॉन्ड बनता है तो लेसर एनर्जी इज रिलीज। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मतलब उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है उसका बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ पे लेस एनर्जी विल बी रिलीज as ionic size increases, charge density decreases, and weaker ion dipole bonds are formed. So enthalpy change of hydration becomes less exothermic. लैटिस का तो नहीं पूछा हुआ, हाइड्रेशन का पूछा हुआ है ना, तो सिर्फ हाइड्रेशन की एक्सप्लेनेशन पूछी हुई थी अभी, लैटिस का उसने पूछा हुआ नहीं है। ऑब्वियसली जब अब ये पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम हैलाइड की बात कर रहे हैं ना, तो पोटेशियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड होगा और पोटेशियम आयोडाइड होगा।
लैटिस एनर्जी विल आल्सो बिकम लेस नेगेटिव, क्योंकि पोटेशियम तो सब में सेम है। आइन, नेगेटिव आइन जो है उसका साइज बढ़ रहा है, तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी बिटवीन आयनिक, बिटवीन आइंस, मतलब आयनिक बॉन्ड भी वीकर बनेगा। तो दैट्स व्हाई लैटिस एनर्जी इज आल्सो बिकमिंग लेस एक्सोथर्मिक। अगर लैटिस का पूछता तो सेम एक्सप्लेनेशन आती है इसमें भी, बस वहां पे क्या आ जाता, आयन डायपोल बॉन्ड की जगह आयनिक बॉन्ड आ जाते, क्योंकि वो दो आइंस के बीच में जब कोई चीज पानी में डिसॉल्व होती है तो आयन डायपोल बॉन्ड होता है। ठीक है उस्मान, समझ आई बात? आगे बढ़े। Next, he is saying the enthalpy change of solution values for these potassium halides are almost constant. Use the hydration and lattice data in 1.1 to suggest why. अच्छा वो कह रहा है हाइड्रेशन और लैटिस तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर हम सॉल्यूशन, हाइड्रेशन और लैटिस को कनेक्ट करें एक इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है? हमने ये हैसेस लॉ से इक्वेशन बनाई थी ना। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम क्लोराइड है, उसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पोटेशियम के एक्वा साइन बनेंगे और क्लोराइड के एक्वा साइन बनेंगे। तो ये हमारे पास इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन होती है। और नीचे अगर मैं इनके गैशियस साइन लिख दूं, पोटेशियम का गैशियस साइन बनेगा तो ये लैटिस एंथैल्पी है, और गैशियस साइन जब पानी में डिसॉल्व होंगे तो एक्वा साइन बनेंगे, या हाइड्रेशन एंथैल्पी है। अब इसका हमारे पास जो फॉर्मूला बना था वो ये बना था, लैटिस एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। अभी वो बात कर रहा है एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की। तो अगर मैं एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को सब्जेक्ट बना लूं इसमें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनती है एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन माइनस लैटिस एंथैल्पी। सही है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल, अब क्लोराइड की तो लैटिस एंथैल्पी दी हुई है, पोटेशियम की नहीं दी हुई है, तो अब पोटेशियम की सब में कांस्टेंट ही होगी ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी उठा लूं -364, सॉरी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्लोराइड की -364, और आपका लैटिस एनर्जी इसकी है -701। इसी तरह ब्रोमाइड की अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी उठा लें -335, -670, जरा ये वैल्यूज निकाल के बताओगे क्या ये वाकई में ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ भी रही है या नहीं आ रही है? देखो जो डिक्रीज आया है क्लोराइड से ब्रोमाइड की हाइड्रेशन एंथैल्पी में, वो आ रहा है 335, 364, 29 का डिक्रीज है। और ब्रोमाइड और आयोडाइड में जो डिक्रीज है वो 42 का डिक्रीज है। लैटिस में 701 -670 करोगे तो इसमें 31 का डिक्रीज है, और 670 -629, ये 41 का डिक्रीज है। तो जो डिक्रीज आ रहा है आपका हाइड्रेशन में और लैटिस में, वो एग्जैक्टली कांस्टेंट तो नहीं है, नियरली कांस्टेंट है। ठीक है, रफली कांस्टेंट है। तो इससे जब हम वो निकालेंगे, मतलब पहले वाले की निकालेंगे, क्लोराइड की निकालेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड की और पोटेशियम ब्रोमाइड की, तो वो भी सेम आनी चाहिए। एग्जैक्टली सिमिलर है ये, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सिमिलर हो, करीब करीब भी होने चाहिए। मतलब ये जो डिक्रीज आ रहा है हाइड्रेशन में और लैटिस में, वो डिक्रीज ऑलमोस्ट सेम अमाउंट से आ रहा है। ठीक है, दोनों जो है वो लेस एक्सोथर्मिक हो रही है बाय सिमिलर अमाउंट। तो जो इंथैल्पी चेंज ऑफ दोनों को डिक्रीज कर रहे हो ना, अगर मैं किसी एक को डिक्रीज कर रहा होता, जैसे वो रिमेंबर हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी के केस में, सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी के केस में, तो फिर डिफरेंस आ जाता है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी।
लेकिन दोनों ही हाइड्रेशन और लैटिस अगर दोनों ही इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हो रही हैं तो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है भाई, समझ आती है वाली बात? सो कैसे लिखेंगे? as the decrease in lattice and enthalpy change of hydration are by almost a similar amount, hence enthalpy change of solution is nearly constant। देखो सल्फेट्स के केस में डाउन द ग्रुप हमारे पास सल्फेट आयन का साइज बढ़ता है, तो जो इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन है वो भी मोर पॉजिटिव होती है, लैटिस एनर्जी भी मोर पॉजिटिव होती है। बट लैटिस एनर्जी का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, हाइड्रेशन का इफेक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है दैट बिकम्स मोर पॉजिटिव, एंडोथर्मिक हो रहा होता है। दैट्स व्हाई ग्रुप 2 सल्फेट बिकम लेस soluble डाउन द ग्रुप। The enthalpy change of solution of potassium iodide is 21 kilojoule per mole. Use this information and the data in the table 1.1 to calculate the enthalpy change of hydration of potassium iodide. देखो इक्वेशन तभी अभी हमने इसकी ड्राइव की है ना, enthalpy change of solution is equals to hydration enthalpy minus lattice enthalpy। अब हाइड्रेशन इंथैल्पी में हमारे पास जो है वो पोटेशियम आयन की अलग आएगी, तब हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ क्लोराइड आयन माइनस लैटिस इंथैल्पी। अब हमें ये सारी वैल्यूज गिवन है, इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन +21 है, इंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन हमें गिवन नहीं है पोटेशियम की। क्लोराइड आयन की जो हाइड्रेशन है वो गिवन है -364 की पूछी हुई है, सॉरी आयोडाइड की पूछी हुई है -293 और -629। दिस -293 और -629। तो बताओगे आंसर क्या आ रहा है इसका? हाइड्रेशन और पोटेशियम निकालना है। समझ आ गई? ये इक्वेशन तो हमने एसिस लॉ से भी निकाली, आप वैसे ये इक्वेशन याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। आराम क्या आंसर बन रहा है बेटा?
-315 किलोजूल पर मोल। ओके, चलो। Solid PbI2 forms when potassium iodide is mixed with lead-2 ions. The solubility product of PbI2 is 7.1 exponent -9. इसकी जो KSP की एक्सप्रेशन बनेगी पहले तो वो बनानी पड़ेगी। lead-2 पॉजिटिव आयन निकलेंगे इसमें से और 2 मोल ऑफ आयोडाइड आयन निकलेंगे इसमें से। KSP की एक्सप्रेशन में lead-2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन भी आएगी और आयोडाइड आयन की कंसेंट्रेशन आएगी, और आयोडाइड आयन पे हमारे पास जो कंसेंट्रेशन पे पावर होगी वो 2 आएगी, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स 2 है ना। अब जब 1 मोल ऑफ पोटेशियम लेड आयोडाइड आयनाइज होगा तो 1 मोल ऑफ lead-2 पॉजिटिव आयन बनता है। अभी उसने KSP दिया हुआ है हमें 7.1 एक्सपोनेंट -9। lead-2 पॉजिटिव आयन की सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। जितनी lead-2 पॉजिटिव आयन की होगी आयोडाइड आयन की, अगर फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ, देखो इसको इस तरह से करते हैं, इसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं। अगर हम कह रहे हैं कि लेड आयोडाइड का x मोल पर डीएम क्यूब डिसॉल्व हो रहा है तो लेड आइंस का x बनेगा और आयोडाइड आइन का जो है वो 2x मोल पर डीएम क्यूब बनेगा। तो आयोडाइड आइन की जगह आप 2x लोगे और उस पर एक पावर 2 भी आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू द 4 x क्यूब 7.1 एक्सपोनेंट -9। ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7.1 एक्सपोनेंट -9 डिवाइड बाय 4। क्यूब रूट सॉल्व कर लोगे ना, डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप क्यूब रूट लगा सकते हो या फिर राइट साइड पे ब्रैकेट लगा के उसकी पावर 1/3 कर सकते हो। आंसर बताओ क्या आ रहा है इसका। 1.2 एक्सपोनेंट -3। चलो क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़े। नेक्स्ट ही सेइंग द आयनिक रेडियस ऑफ lead-2 पॉजिटिव आयन इज 0.12 nanometer compared with 0.133 nanometer of potassium ion. Suggest how the lattice enthalpy of lead-2 iodide differs from lattice enthalpy of potassium iodide. अब जिस आयन का साइज छोटा है, अब लेड आयन पे चार्ज भी बड़ा है और उसका साइज भी छोटा है, तो ऑब्वियसली लेड आयन की जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड बिटवीन lead-2 पॉजिटिव आयन और आयोडाइड आयन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जब ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो लैटिस एनर्जी विल बी मोर एक्सोथर्मिक, क्योंकि जब वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है तो हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है ना। इसका आंसर कैसे लिखेंगे। एस Pb2 पॉजिटिव आयन has smaller ionic radius and higher charge than potassium ion. So its charge density is greater. So forms stronger ionic bond, hence lattice energy is more exothermic.
ठीक है आर्यन। हाँ, हमें एक्स की जो एक्स हमने लिया था वो सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड टू आयोडाइड लिया था ना ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो एक्स की वैल्यू ही पूछ रहा था ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड टू आयोडाइड, जब तो मैंने वो लिया था एक्स। सही है राम। चले आगे बढ़े। पोटेशियम आयोडाइड slowly oxidizes in air to form iodine। रिएक्शन इक्वेशन दी हुई है, एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है और इंट्रोपीज की वैल्यूज गिवन है। स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज निकालने के लिए कह रहा है, बहुत आसान सा काम है। सारे प्रोडक्ट की इंट्रोपीज ऐड करोगे माइनस सारे सम ऑफ ऑल दी इंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स, निकाल लोगे इसको। प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट है, 2 इंटू 155.5। 2 मोल ऑफ आयोडीन है माइनस रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड है, तो 4 इंटू 106.3, 213.6 प्लस ऑक्सीजन की है 1 मोल है ऑक्सीजन का इक्वेशन में। क्या वैल्यू बन रही है इसकी? -514.4। उस्मान बच्चे क्या रिपीट करने का कह रहे हो? सिर्फ पीछे वाला तो पूछ रहा था लेड टू आयोडाइड की लैटिस एनर्जी किस तरह से डिफरेंट है पोटेशियम आयोडाइड से। लेड टू आयंस का चार्ज भी बड़ा है और साइज छोटा है पोटेशियम आयन से, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है लेड टू पॉजिटिव आयन की। तो जब लेड आयोडाइड के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएगा ना, एज कम्पेयर टू पोटेशियम जब आयोडाइड के साथ बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनाएगा। जब आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा तो हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, इसलिए पोटेशियम लेड टू आयोडाइड की लैटिस एनर्जी इज मोर एक्सोथर्मिक एज कम्पेयर टू लैटिस एनर्जी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, राइट। देखो इंट्रोपी की वैल्यू सॉलिड्स की भी होती है, लिक्विड्स की भी होती है, गैसेस की भी होती है और एक्वा स्टेट की भी होती है। वो हम बेसिकली एक हमारे अगर फॉर एग्जांपल मुझे इंट्रोपी की वैल्यूज गिवन ना होना, अभी तो मुझे इंट्रोपी की वैल्यूज गिवन है, तो नेगेटिव में इंट्रोपी आई है तो मतलब इंट्रोपी जो है डिक्रीज हो रही है सिस्टम की। अगर वो आपको इंट्रोपीज की वैल्यूज ना दे और क्या है कि बस इक्वेशन को देख के समहाउ रफली क्या आप ये बता सकते हो कि इसमें इंट्रोपी इंक्रीज होगा रिएक्शन में या डिक्रीज होगा, तो हमें पता है कि जो गैसेस होती हैं उनमें रैंडमनेस सबसे ज्यादा होती है, मतलब पार्टिकल्स इन गैसेस आर मोस्ट रैंडमली अरेंज्ड। तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास टोटल 3 मोल्स ऑफ गैसेस हैं, प्रोडक्ट्स पे हमारे पास टोटल 0 मोल्स ऑफ गैस है। तो मतलब प्रोडक्ट साइड पे गैस के मोल्स कम हुए हैं। अब गैस के मोल्स कम होने का मतलब क्या है कि रैंडमनेस कम हुई है, और रैंडमनेस कम होने का मतलब क्या है कि जो इंट्रोपी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, नेगेटिव होगी। तो ये मैं थ्योरेटिकली बता सकता हूँ, लेकिन डिक्रीज होके क्या हो जाएगी कि नहीं, इंट्रोपी सॉलिड लिक्विड्स की भी होती है। वो तो सिर्फ गैसेस को हम तब कंसीडर करते हैं जब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम या रेट ऑफ अ रिएक्शन इन केस ऑफ प्रेशर चेंज करने पे हम देख रहे होते हैं। इंट्रोपीज तो सबकी होती है, लेकिन इक्वेशन से अगर रफली आपसे पूछा जाए कि सजेस्ट whether the entropy of a system is increasing or decreasing, so you see for the number of moles of gases, if both the sides have equal number of moles of gas, मतलब entropy value should stay constant, but it is not always the case। मतलब let's say here we have 3 moles of gases on the left hand side and 0 moles of gas on the right hand side, it means in the product side the randomness has decreased or they have become more ordered, क्योंकि जब गैस से सॉलिड बन रही है कोई चीज तो ऑर्डर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज तो होगी, बट डिक्रीज होगी क्या वैल्यू होगी वो मुझे नहीं पता, वो मुझे सबकी ऐड करके निकालनी पड़ेगी। सही है अरियान, समझ आई बात? तो वो वाला एंट्रोपी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिर्फ वो गैसेस की होती है, एंट्रोपी सिर्फ गैसेस की नहीं होती, सबकी होती है।
क्लियर है? आगे बढ़े। यूज योर आंसर टू C1 टू शो दैट द रिएक्शन 1 इज स्पॉन्टेनियस। अब रिएक्शन 1 स्पॉन्टेनियस अगर है तो उसकी फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अब क्या मैं सिर्फ एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम देख के ये डिसाइड कर सकता हूँ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? नहीं कर सकता। मतलब हमें ये पता है कि अगर फ्री एनर्जी हमारी नेगेटिव है या फिर इंट्रोपी, टोटल इंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है या फिजिबल होता है। फिजिबल स्पॉन्टेनियस हमारे लिए एक ही चीज है, सही। अब ये जो हमने इंट्रोपी निकाला है ना, वो इंट्रोपी बेसिकली हमने क्या कहते हैं, टोटल इंट्रोपी नहीं निकाला है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग नहीं है। इसी सिस्टम का इंट्रोपी, जो रिएक्शन इक्वेशन से इंट्रोपी निकलता है वो इंट्रोपी ऑफ सिस्टम कहलाता है। टोटल इंट्रोपी निकाले बगैर हम ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। या तो आप टोटल इंट्रोपी निकालो, या फिर आप टोटल इंट्रोपी निकालने के लिए आपको सिस्टम का इंट्रोपी तो पता लग गया है, सराउंडिंग का इंट्रोपी आप नहीं निकाल सकते। और उससे बचने के लिए ही तो हमने फ्री एनर्जी की इक्वेशन बनाई थी। फ्री एनर्जी में इंथैल्पी चेंज आता है और टेम्परेचर और इंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम आता है, टोटल इंट्रोपी नहीं आता। फ्री एनर्जी निकालने के लिए इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन पता होना चाहिए, जो कि -203.4 है। -203.4। टेम्परेचर वो कह रहा है 298 केल्विन पे बताओ कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या नहीं। और इंट्रोपी चेंज आपने निकाल लिया है -514.4, लेकिन क्योंकि इंट्रोपी चेंज जूल्स पर मोल में होता है और इंथैल्पी चेंज लो जूल्स में होता है, तो हम इंट्रोपी को डिवाइड बाय 1000 भी करेंगे। अब अगर ये फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है? -50.1। इट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर है भाई सबको ये बात? आगे बढ़े। Group 1 carbonates are much more thermally stable than Group 2 carbonates. State and explain the trend in thermal stability of Group 2 carbonates. ये नोट्स में भी लिखा हुआ है, हमने भी बहुत बार लिख लिया है, ये मैं लिखवा नहीं रहा, बस बता देता हूँ एक बार। Down the Group 2 thermal stability of Group 2 carbonates increases as cationic size increases, so charge density decreases. So the polarizing power of cation decreases. Hence polarization of carbonate ion decreases. बस polarization of carbonate ion decrease होगी, lesser temperature is required to more temperature is required to decompose the metal carbonate. हाँ डेल्टा एच गिवन था ऊपर इक्वेशन में ना, डेल्टा एच तो गिवन था। ये लिख लो आंसर मेटल कार्बोनेट वाला। आगे बढ़े। एग्जैक्टली सेम फॉर नाइट्रेट्स भी होता है। पार्ट डी में कह रहे हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइसिस अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड फॉर 8 मिनट्स यूजिंग अ डायरेक्ट करंट। द हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स एट द एनोड इज गिवन। राइट द हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स एट द कैथोड। अब पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है हमारे पास। अब इलेक्ट्रोलिसिस जितनी आपने ओ लेवल में पढ़ी थी उतनी ओ लेवल हमारे यहाँ पर भी है। देखो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आइन होगा, उसमें आयोडाइड आइन होगा, और सोल्यूशन क्योंकि एक्वस है, सोल्यूशन है ना, तो एक्वस है, तो इसमें H पॉजिटिव आइन भी होगा, OH नेगेटिव आइन भी होगा। तो एनाइन में से कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? एनोड के ऊपर वो आयोडाइड आइन हो रहा है। लेकिन कैटाइन में से कौन सा रिड्यूस्ड होगा? H पॉजिटिव आइन या पोटेशियम आइन? तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है। रिमेंबर एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज नाम की तो कोई चीज दी भी नहीं है हमें, लेकिन हमें पता है कि पोटेशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, तो हाइड्रोजन आइन जो होगा वो रिड्यूस्ड होगा। जब हाइड्रोजन आइन रिड्यूस्ड होते हैं तो वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन गेन्स 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा होगा। आगे बढ़े। Next he is saying after the electrolysis the iodine produced requires 21.35 cm cube of 0.1 molar sodium thiosulfate to react completely.
कैलकुलेट द एवरेज करंट यूज्ड इन 8 मिनट्स। देखो थायोसल्फेट, मुझे इक्वेशन से ये पता है कि 2 मोल ऑफ Na2S2O3 जो है इट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ आयोडीन। तो अभी सोडियम थायोसल्फेट के Na2S2O3 के जो मोल्स दिए हुए हैं वो मैं इसकी कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम से निकाल सकता हूँ, C इंटू V करके डिवाइडेड बाय 1000। मोल्स आ जाएंगे 0.00213 मोल। आयोडीन के कितने मोल्स लगेंगे, मतलब आयोडीन के कितने मोल रिएक्ट हो रहे हैं उसके साथ? ये हमारे पास मोल्स आ जाएंगे आयोडीन के जो के बना है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं तो इतना मोल्स ऑफ आयोडीन हमारे पास प्रोड्यूस्ड हुआ है। अब देखो जो एनोड की इक्वेशन है उसके हिसाब से जब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो 1 मोल ऑफ आयोडीन बन रहा है। अभी हमारे पास कितना मोल ऑफ आयोडीन बना है? 0.00213 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे? देखो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो मुश्किल से रिड्यूस होता है, बिकॉज इफ मेटल दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो जो metals which are more reactive they loses electron more readily, so in order for them to gain electron is more difficult ना। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। ये हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस में उल्टा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, राइट? अच्छा जी, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं हमारे पास? जितने भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको चार्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.00213 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसको चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए फराडे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चार्ज ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो आ जाएगा। और चार्ज से आपको करंट निकालना था, Q इज इक्वल टू आई टी फॉर्मूला होता है चार्ज का। करंट निकालना है तो वो Q ओवर टी हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू आ रही है 0.00213 इंटू फराडे कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रोलिसिस किए? 8 मिनट्स के लिए किए, तो सेकंड्स में लिखते हैं हम लोग 8 इंटू 60, तो ये करंट आ जाएगा। क्या आ रही है करंट की वैल्यू? 0.429 एम्पियर्स। वॉल्यूम से निकाला है, किसकी वॉल्यूम से निकाला है? गैस तो कोई है नहीं यहाँ पे। अगर आप सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम यूज कर रहे हो तो वो तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो गैस नहीं है, उसका कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम से पहले आप मोल्स ही निकालोगे। वो गैस का वॉल्यूम होता है जो डायरेक्टली स्टोइचियोमेट्री में यूज कर लेते हो, 24 DM³ से अगर कहीं डिवाइड करा है या नहीं। आयोडीन का क्या निकाला है कि वॉल्यूम यूज करके? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए लिए हैं क्योंकि देखो 1 मोल ऑफ आयोडीन जब प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना। ऊपर वाली इक्वेशन में देखो
इस वजह से 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल ऑफ आयोडीन है। अभी अब कितने मोल ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस हुआ है वो मैंने निकाल लिया था थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करके, तो उसके हिसाब से कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे। नहीं, ये वॉल्यूम डायरेक्टली आप यूज नहीं निकाल सकते स्टोइचियोमेट्री से, वो गैस थोड़ी है सोडियम थायोसल्फेट। सही है आराम, समझ आई बात। देखो उसने कहा था कि एनोड पे आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज होंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल ऑफ आयोडीन जब बन रहा है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ आयोडीन बने वो हमने निकालना था। वो कैसे निकाला, हमने बोला जब आयोडीन को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम थायोसल्फेट से तो 1:2 के रेशियो में रिएक्शन होता है इनका। अभी थायोसल्फेट के कितने मोल्स लगे आयोडीन के साथ रिएक्ट होने के लिए, वो कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम से निकाले हमने। 0.002135 मोल लगे, तो आयोडीन कितना होगा। ये जो भी आयोडीन के मोल्स हैं ये सारे के सारे ऊपर एनोड पे बने हैं ना, तो मुझे पता है कि एनोड पे जब भी 1 मोल ऑफ आयोडीन बनता है तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अभी आयोडीन के ये वाले मोल बने हैं 0.002135 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे होंगे इसको बनाने, चार्ज से भी मैंने टाइम निकाला। सही है उस्मान अरम। हाँ, थायोसल्फेट के मोल से आयोडीन के मोल्स निकाले, ठीक है, और आयोडीन की वॉल्यूम नहीं निकालो, मोल्स आ गए ना तो हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। आयोडीन का वॉल्यूम निकालोगे कैसे, आयोडीन तो एक्वस है। अब अगर आयोडीन की कंसेंट्रेशन गिवन होती तो फिर मैं n इज इक्वल सी इज इक्वल टू एन ओवर वी से वॉल्यूम निकालता। आपने कैसे निकाला, वो आ गया होगा आंसर आपका, लेकिन इस तरह से करना नहीं है, वो गलत तरीका है। तो क्या में आ गया आंसर। चलो, अरे खत्म क्यों नहीं हो रहा ये क्वेश्चन। Part E, potassium iodide is used as a source of iodine as organic synthesis. One example of this is shown in the synthetic route. अच्छा, पहले इसने नाइट्रोबेंजीन बनाया, फिर उसको अमाइन में कन्वर्ट किया, रिडक्शन करते हैं ना टिन और HCl डाल के। फिर उसके बाद उसने सोडियम नाइट्राइड और HCl डाल के डायजोनियम सॉल्ट बनाया, डायजोनियम आयन बनाया। डायजोनियम आयन के साथ इसने ये जो स्टेप 4 में किया हुआ है ना, ऐसा हमने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा है। वो आयोडाइड आयन आया है एक नेगेटिवली चार्ज आयन, और उसने N2 को हटा के बेंजीन के साथ खुद लग गया। अब ये एक नया रिएक्शन है जो हमने पढ़ा नहीं है, बाकी ऊपर के 3 रिएक्शन तो हमने पढ़े हुए हैं। में पार्ट 1 में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द रीजन्स रिक्वायर्ड फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। अब स्टेप 1 तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की है ना, और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करने के लिए आप कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक लेते हो और हीट करते हो अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस। आप सिर्फ हीट भी लिख दोगे तो वो काफी है। तो स्टेप 1 की कंडीशंस तो मुझे पता है। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन को फिनाइल अमाइन में कन्वर्ट किया है। तो नाइट्रो को जब अमाइन बनाते हैं बेंजीन रिंग के साथ तो ये रिडक्शन होती है, और रिडक्शन ये हम नाइट्रोबेंजीन को फिनाइल अमाइन बनाने के लिए टिन मेटल और कंसंट्रेटेड HCl डाल के हीट करते हैं। स्टेप 2 की जो हमारे पास रिएक्शन कंडीशंस है वो टिन SN और कंसंट्रेटेड HCl एंड हीट। सही है, यहाँ तक क्लियर है। आगे कह रहा है स्टेप 3 अकर्स इन 2 स्टेजेस। स्टेज 1 में सोडियम नाइट्राइड एंड HCl अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन टू प्रोड्यूस HNO2, और स्टेज 2 में HNO2 reacts with C which is C6H5NH2 to produce D which is C6H5N2। अच्छा, देखो स्टेज 1 की इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए कह रहा है, उसने रिएक्टेंट तो बता दिया ना आपको, Na NO2 और HCl है।
कह रहे एसिड बेस टाइट्रेशन हुई है, मतलब एसिड बेस रिएक्शन हुआ है टू प्रोड्यूस HNO2। इसका क्या मतलब है कि इनमें से कोई एक चीज एज एसिड काम करेगी, जैसे HCl जो है वो एज एसिड काम कर रहा है, वो एक प्रोटॉन लूज कर रहा है, तो NaNO2 जो है वो एज अ बेस काम करेगा। ठीक है। अच्छा, HCl जब हम हाइड्रोजन आयन को लूज करेगा तो HNO2 बन रहा है वहां पे, तो बाकी और क्या बचा? NaNO2 से सोडियम बचा और HCl से क्लोराइड बचा, तो ये मिलके क्या बना लेंगे? सोडियम क्लोराइड। स्टेज टू की इक्वेशन देखनी पड़ेगी, उसमें कह रहा है कि सी जो है ना वो ये है C6H5, मतलब बेंजीन रिंग है, उसके साथ अमाइन लगा हुआ है, तो फिनाइल अमाइन है। उसको कह रहा है कि नाइट्रस एसिड विच इज HNO2 के साथ रिएक्ट करवाया टू प्रोड्यूस डी। अब डी क्या है? डी है डायजोनियम आइन, इसमें बेंजीन रिंग के साथ दो नाइट्रोजन लगे हुए हैं, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दिस इज डायजोनियम आइन, जो कि एसो डाई बनाने के लिए इंटरमीडिएट बनाया था ना हमने। अच्छा जी, तो स्टेज टू में क्या हुआ है कि अमाइन जो है वो HNO फिनाइल अमाइन HNO2 के साथ रिएक्ट हुआ है, तो इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो पहला तो रिएक्टेंट है वो C6H5NH2 फिनाइल अमाइन HNO2 के साथ वो रिएक्शन कर रहा है टू प्रोड्यूस डी। डी क्या है? C6H5N2 डायजोनियम आइन। सही है। अच्छा, अब आपने इसमें एक और प्रोडक्ट बनाना होगा, वरना बैलेंस ही नहीं होगी इक्वेशन, क्योंकि ऑक्सीजन तो अभी भी राइट साइड पे किसी प्रोडक्ट पे नहीं है ना। तो NO2 से अब जो नाइट्रोजन है वो तो चला गया फिनाइल अमाइन के पास, तभी तो दो नाइट्रोजन हुए हैं उसके पास, तो ऑक्सीजन रह जाएगा और ऑब्वियसली हाइड्रोजन भी रह जाएगा। तो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे? वाटर भी बना सकते हैं। राइट, अब ये इक्वेशन बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के लिए C6H5, इसके साथ तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन 2 है ऑलरेडी, ऑक्सीजन जो है वो राइट हैंड साइड पे 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, ऑक्सीजन की गड़बड़ है, हाइड्रोजन 2 NH2 के साथ और 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर मैं वाटर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो फिर ऑक्सीजन लेफ्ट और राइट पे 2 2 हो जाएंगे, लेकिन फिर हाइड्रोजन जो है वो राइट पे ज्यादा हो जाएंगे, हाइड्रोजन लेफ्ट पे कम है। तो हाइड्रोजन पूरे करने के लिए आप H पॉजिटिव आइन भी लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर हाइड्रोजन पूरे ना हो तो आप H पॉजिटिव आइन लिख सकते हो लेफ्ट और राइट पे। और H पॉजिटिव आइन इसलिए भी जरूरी है यहाँ पे क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो चार्ज है ना वो पॉजिटिव आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो बाकी चार्ज नहीं था ना, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं चार्ज कैसे लेकर आऊँ? पॉजिटिव फ्रंट चार्ज, तो वो H पॉजिटिव आइन के साथ ही आ सकता है। The iodide ion from potassium iodide reacts with D in step 4. The mechanism is shown. Suggest the name for this mechanism. अच्छा जी, ये वाला रिएक्शन मैकेनिज्म हमने नहीं पढ़ा है कोई, अब यहीं से आइडिया लगाओ क्या नाम बनना चाहिए। जो आयोडाइड आइन है ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे एक लोन पेयर भी है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल हुआ ना, इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं हुआ। अब बेंजीन में वो इस नाइट्रोजन वाले ग्रुप को हटा के उसकी जगह पे लग रहा है, तो ये फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉर्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ ना। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बेंजीन रिंग में कोई चीज हटा के उसकी जगह पे लगना सब्स्टिट्यूशन होती है। तो बेंजीन रिंग में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, लेकिन ये आयड नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं हो सकता ना, ये तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म सजेस्ट करने के लिए कह रहा है, वो ये थोड़ी कह रहा है कि ये याद करके आना था घर से रिएक्शन मैकेनिज्म, वहीं से देख के बताना है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब SN1 और SN2 तो हम नहीं बता सकते इसमें, क्योंकि अब जिस कार्बन पे अमाइन लगा हुआ है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली दो एल्काइल अटैच्ड है, तो सेकेंडरी आ जाएगा, लेकिन वो SN1 SN2 बताने की जरूरत नहीं है। एडिशन, बेंजीन रिंग में एडिशन कहाँ होती है? एडिशन तो तब होती है ना जब कुछ निकलता नहीं बाहर। जैसे N2 है, N2 भी लगा रहता और I भी लगा रहता, तो उसको हम एडिशन कहते हैं। अब I तो आ गया लेकिन N2 हट गया ना, निकल गया, तो सब्स्टिट्यूशन हुई ना रम। Water is an amphoteric compound that also act as a good solvent of polar and ionic compounds. Equation 1 shows water acting as a Bronsted-Lowry acid. Identify the two conjugate acid base pairs in equation 1. अच्छा भाई, बता सकते हो कि एसिड लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन में एज अ एसिड कौन काम करेगा? जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास उसका एसिड भी, वाटर उसने खुद लिख दिया है, वाटर एज एन एसिड, तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो NO2 नेगेटिव आयन बेस हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पे HNO2 जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो वो एसिड हो जाएगा, और OH नेगेटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस हो जाएगा। तो वाटर लेफ्ट हैंड साइड पे एसिड है, राइट हैंड साइड पे जो बेस होती है, ये लोग आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं ना। तो H2O का कॉन्जुगेट बेस होगा OH नेगेटिव आयन, और NO2 नेगेटिव आयन जो है वो आपका एज अ कॉन्जुगेट बेस काम करेगा, उसका जो एसिड है वो HNO2 है। ठीक हो गया, आगे बढ़े। Water also behaves as a Bronsted-Lowry acid when it is dissolved in CH3NH2. Explain the ability of CH3NH2 to act as a base. अब ये अमाइन है ना, मिथाइल अमाइन है, अमाइन है बेसिक इन नेचर। Why? Because nitrogen has a lone pair that is available for H positive ion. ठीक है, lone pair on nitrogen atom can accept a proton या H positive ion। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। Write an equation to show water acting as a base with ethanoic acid. इथेनोइक एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो इथेनोइडाइन बनता है, और वाटर जो है वो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्सोनियम आयन बना लेता है। वाटर दैट्स हाउ एक्टिंग एज अ बेस। Okay, ionic product Kw measures the extent of which water dissociates. अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो देखो Kw की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, Kw की वैल्यू, अब Kw की जब हम एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसमें राइट हैंड साइड पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन आता है, राइट। Kw की टेम्परेचर बढ़ाने से Kw की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, मतलब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जा रहा है। और जब कोई टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है, इसका क्या मतलब होता है कि जो उसका फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है? एंडोथर्मिक। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर Kw। Kw इज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, आप H3O पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हो उसको। आगे कह रहा है यूज योर इंफॉर्मेशन इन फिगर 2.1 टू डिड्यूस वेदर द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब देखो जब Kw इंक्रीज हो रहा है
तो पहली बात तो ये हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया कि दिस शुड बी एंडोथर्मिक, डिसोसिएशन ऑफ वाटर शुड बी एंडोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज एज टेम्परेचर increases, kW increases, so does concentration concentrations of H positive and OH negative ions. Means position of equilibrium shifts towards right side. देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से Kw की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना ग्राफ में। Kw इंक्रीज क्यों होगा? Kw is the product for the concentration of H positive ion and OH negative ion, मतलब concentration of H positive ion और OH negative ion इंक्रीज होगी। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो Kw इंक्रीज हो रहा है। Kw क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ज्यादा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहा है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट पे जाता है। डिक्रीज करोगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। डिक्रीज करोगे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, Kw की वैल्यू छोटी होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kw की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ग्राफ कुछ ऊपर से नीचे बन रहा होगा इस तरह से। सही है, समझ आई बात? मुनीब, आराम। वरीजा, आगे कह रहे हैं एक्वा सॉल्यूशन हैज pH is equals to 7 at 30 degree Celsius. Use the information from figure 2.1 to explain why this solution can be considered to be alkaline at 30 degree Celsius. अब सोल्यूशन आपको अल्कलाइन है अगर, तो pH या कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन निकाल के देखना पड़ेगा। pH तो दिया हुआ है 7। कह रहा है use this information in figure 2.1 to explain why this solution is considered to be alkaline at 30 डिग्री सेल्सियस। अब 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं Kw की वैल्यू देखूं, देखो ये जो वैल्यू है कुछ 1.5 आ रही है 30 डिग्री सेल्सियस पे। 1.5 एक्सपोनेंट -14। तो Kw, ये जो इक्वेशन है वो H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन होती है। Kw आ रहा है 1.5 एक्सपोनेंट -14। H पॉजिटिव आयन की जितनी कंसंट्रेशन है उतनी OH नेगेटिव आयन की होती है फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ वाटर। X की वैल्यू या वो H पॉजिटिव आयन के भी बराबर है, तो वो वैल्यू आ रही है, वो निकाल के बता दो जरा कितनी आ रही है। X इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। मतलब इसको हम जब निकालेंगे तो ये आएगी वैल्यू √1.5 एक्सपोनेंट -14।
1.22 एक्सपोनेंट -7। अच्छा जी, अब इस आप एच पॉजिटिव आइन की वैल्यू पे पीएच की वैल्यू निकालो जरा। ये एच पॉजिटिव आइन की जो कंसंट्रेशन आई है, इस पे पीएच की वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रही है। पीएच आ रहा है 6.91। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस पे पीएच आ रहा है वो बेसिकली 6.91 आ रहा है। अच्छा, वो साथ में हमें कह रहा है जो एक्वा सोल्यूशन है ना, उसका पीएच 7 ले रहा है। यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम फिगर 2.1 जो कि ग्राफ था टू एक्सप्लेन व्हाई दिस सोल्यूशन कैन बी कंसीडर्ड टू बी अल्कलाइन एट 30 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसका पीएच 7 ले रहे हैं तो मतलब हम वो असल में 7 नहीं है, वो तो 6.91 है, असल में तो वो एसिडिक है, लेकिन हम एसिडिक से ऊपर ले रहे हैं उसको, तो रिलेटिवली अल्कलाइन है। अदरवाइज पीएच 7 पे तो हम न्यूट्रल कहते हैं ना, but as compared to original pH which is 6.91, it is slightly greater than acidic pH, so it must be relatively alkaline in nature. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो as pH is above 6.91, hence it can be considered to be alkaline. समझ आई वाली बात? चलो आगे कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द एंट्रोपी वैल्यूज ऑफ वाटर सॉलिड एंड वाटर लिक्विड। अब ऑब्वियसली लिक्विड में randomness ज्यादा होगी, particles are more randomly arranged, so its entropy would be greater। मतलब entropy of liquid water is greater than entropy of solid water in solid state, because solid random regularly arranged होगी, order ज्यादा होगा। Explain why increase in entropy is much greater when water boils than it melts। देखो जब मेल्टिंग होती है तो ऑर्डर डिसऑर्डर तो हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन डिसऑर्डरनेस ज्यादा इंक्रीज कब होती है? जब लिक्विड से गैस में जाता है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में पार्टिकल्स, इनके बीच में स्पेसिंग में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बस पार्टिकल थोड़े से रेगुलरली अरेंज हो जाते हैं वाटर में एंड दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। हाउएवर इन गैसियस स्टेट particles they are far apart from each other, moving randomly in all direction, so increase in disorderness from solid to liquid is less, whereas increase in disorderness from liquid to gas is much higher. So there is a much greater increase in entropy change when water boils as compared to it melts. लिख लोगे अपनी जबान में इसको, आगे बढ़े। Use this data to show that the melting point of water is 0 degree Celsius। चलिए, अब वाटर को कह रहे हैं जब वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में गया है तो ऑब्वियसली उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो फ्री एनर्जी की और एंथैल्पी चेंज की हमने वैल्यू गिवन है, इसको यूज करके आप क्या निकालो? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालो। ओके, मतलब वो ये कह रहा है कि जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में गया है तो फ्री एनर्जी 0 हो गया है, मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया है ना। तो इसके लिए एक ही इक्वेशन है हमारे पास, बार बार ये यूज हो रही है, इस पेपर में भी एक से ज्यादा बार यूज हो रही है। फ्री एनर्जी 0 है, इंथैल्पी चेंज जो है वो उसने दिया हुआ है +6.03, टेम्परेचर
0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में 273 रखते हैं, लेकिन नहीं, केल्विन टेम्परेचर तो निकालना है ना, तो टेम्परेचर तो अननोन रहेगा। इंट्रोपी चेंज हमें ऊपर के डेटा से निकालना पड़ेगा भाई। सॉलिड वाटर की इंट्रोपी कितनी है 48, और लिक्विड वाटर की कितनी है 70.1, तो चेंज इन इंट्रोपी कितना आ गया है 70.1 माइनस 48। अभी इंट्रोपी जो है वो जूल्स में है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देना किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए। फ्री एनर्जी हमारी जो है वो 0 थी। तो क्या रहा आंसर? आंसर बताओगे कोई? केल्विन में बताओ ना, केल्विन में आएगा ना आंसर तो। 0 ही आ रहा है, मतलब 298 ही आ रहा है। 273 आ रहा है। सॉरी 273 आ रहा होगा ना, एग्जैक्ट 273 आ रहा है। ओके, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस आना भी यही चाहिए ना, ये तो शो करना था ना हमने। क्या ऑलरेडी इन किलो जूल, इंट्रोपी किलो जूल में नहीं है, इंट्रोपी जूल में। इंट्रोपी देखो टेबल में जूल्स में दी हुई थी, इंथैल्पी किलो जूल्स में दिया हुआ था, तो मैंने इंट्रोपी को डिवाइड बाय 1000 किया, इंथैल्पी को थोड़ी ना किया, इंथैल्पी किलो जूल में ही है। ठीक है भाई। इसके पार्ट डी में कह रहा है मेटल एयर बैटरीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दैट जनरेट electrical energy from the reaction of metal anode with air. The standard electrode potential for the zinc air battery are shown. Okay. Calculate the standard cell potential of the zinc air battery. Cell potential तो more positive minus less positive है ना, मतलब जो हाफ सेल रिड्यूस्ड हो रहा है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है, जिसका लेस पॉजिटिव है, तो मोर पॉजिटिव है +0.40, और जो लेस पॉजिटिव है माइनस माइनस 1.22, सेल पोटेंशियल आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? +1.62। साइन जरूर लिखा करो इन चीजों के साथ। आगे कह रहे हैं the zinc air battery usually operates at pH 11 at 298 Kelvin. The overall cell potential is dependent on the OH negative ion concentration. The Nernst equation show how the electrode potential at the cathode changes with OH negative. Nernst equation उसने अपनी डिफरेंट फॉर्मेट में दे दी है, वो कह रहा है कि बस वैल्यूज डाल के आंसर निकालो एट pH 11। अब pH 11 पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी वो निकालनी पड़ेगी, तो चाहो तो डायरेक्ट POH वाला फॉर्मूला यूज कर लो, या अगर पीएच वाला फॉर्मूला यूज करना है तो फिर आपने जो है वो क्या करना होगा, वो निकालना पड़ेगा इसका, पहले एच पॉजिटिव आइन निकालोगे फिर केडब्ल्यू यूज करके ओएच नेगेटिव आइन निकालोगे। पीओएच कैसे निकलता है भाई, 14 माइनस पीएच की वैल्यू कर दो, पीओएच आ जाता है। 14 माइनस 11 हो जाएगा 3। ओएच नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन आ जाएगी, लॉग जब हटेगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे 10 जाएगा और 3 माइनस 3 इसके पावर में आ जाएगा, और जब OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकालोगे तो इस इक्वेशन में OH नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन रखोगे
जेड की जगह पे कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई OH नेगेटिव आयन की इक्वेशन में? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जेड की जगह पे आपने क्या रखना है? 2 रखना है। जेड इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। चले आगे बढ़े। आंसर क्या आ रहा है इसका? पावर 2 कहाँ लगानी है? अच्छा हाँ, OH नेगेटिव आइन पे पावर 2 भी लगानी है कंसंट्रेशन पे, तो एक्सपोनेंट -3 पावर 2। फिर उसके बाद लॉग लगाना। तो पहले OH नेगेटिव आइन की जो कंसंट्रेशन है उसको स्क्वायर करो, फिर लॉग लगाओ उसमें। हाँ, we always subtract more positive minus less positive for finding E naught of a cell. आंसर बता दो इसका जल्दी से, क्या आ रहा है? मैं निकालूं क्या फिर? एक्सपोनेंट माइ 10 पावर -3 स्क्वायर 10 log 0.059 divided by 2.4 minus आंसर, तो it is 0.577 plus 0.577। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन 3 में ही सेइंग एक्सप्लेन बाय आयरन हैज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है? क्योंकि जो इनके 3d और 4s सबशेल होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब दे हैव वेरी क्लोज एनर्जी वैल्यूज। The difference between their energy values is small, due to which electrons can go from 3d to 4s। मतलब कभी कभार वो 3d के इलेक्ट्रॉन्स के बजाय 4s के इलेक्ट्रॉन भी लूज कर रहा होता है, तो जो एनर्जी गैप है बिटवीन 3d एंड 4s इज स्मॉल। इसका वन वर्ड आंसर है एनर्जी गैप एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3d एंड 4s इज स्मॉल। कंप्लीट द शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन एंड आयरन 3 पॉजिटिव आयन, ये बना लेना। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन पूछ रहा है। ये सब आपको पहले भी लिखी हुई है, याद भी करनी है आपको, याद कर लो उनको। फिर कह रहा था HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5, सजेस्ट द HOH बॉन्ड एंगल इन आयरन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें लोन पेयर कम हो जाएगा ना, अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, लेकिन जब वाटर एज अ लिगेंड काम करेगा तो वाटर जो है वो आयरन आइंस के साथ जो है वो एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा। जब वो डेटिव बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर तो डेटिव बॉन्डिंग के लिए लगा देगा, तो जब लोन पेयर कम होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिपल्जन कम हो जाएगी ना, तो बॉन्ड एंगल विल increase as repulsion between lone pair and bond pair decreases। और रिपल्जेंट डिक्रीज होके बॉन्ड एंगल, जब हमने एस में एक रूल ऑफ थंब पढ़ा था, वो ये था कि जब एक लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है बाय 2.5 डिग्रीज। अब जब एक लोन पेयर कम होगा
तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा बाय अराउंड 2.5 डिग्री। ठीक है, 104.5 अभी है, तो वो जब बढ़ेगा तो वो 2.5 से 107 डिग्रीज हो जाएगा। एंगल इसलिए इंक्रीज हो रहा है कि देखो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 बॉन्डेड पेयर होते हैं और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। और जो थ्योरी ऑफ एस्पर है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वो बताती है ना कि लोन पेयर की रिपल्जन सबसे ज्यादा होती है फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की। अब अगर 2 लोन पेयर हैं तो रिपल्जन ज्यादा होगी। लेकिन जब वाटर का मॉलिक्यूल एज अ लिगेंड काम कर रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वाटर का एक लोन पेयर तो इस ट्रांजिशन मेटल लाइन के पास चला जाता है ना डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब इसके पास बॉन्डेड पेयर कितने हो गए? बॉन्डेड पेयर अब 3 हो गए और लोन पेयर 1 हो गया। 3 बॉन्डेड पेयर 1 लोन पेयर, तो ये ट्रिगनल पिरामिडल वाला शेप आ जाएगा ना, जो कि 107 या 107.5 डिग्री का, जिसका बॉन्ड एंगल आपने याद किया हुआ था बैंड से, मतलब ये नॉन लीनियर शेप से पिरामिडल बन गया है। पिरामिडल का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, बैंड का कम होता है, लीनियर का कम होता है, नॉन लीनियर। सही है। उस्मान कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हो, स्टेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। वाटर का वाटर का मॉलिक्यूल एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ना आयरन के कॉम्प्लेक्स के साथ। वाटर एक ही मोनोडेंटेड लिगेंड है ना वाटर। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है बस आयरन मेटल ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ। तो टोटल कितने वाटर के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं? 6। तो एक वाटर मॉलिक्यूल एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था, 6 वाटर मॉलिक्यूल 6 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड्स मेड बाय ligands in a transition metal ion complex, तो वो 6 हो जाएगा। एक्सप्लेन बाय आयरन कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन के कॉम्प्लेक्सेस कलर क्यों होते हैं? एक फिक्स आंसर है इसका, याद रखो बेटा। अच्छी बात है, आ जाए ये तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो देयर इज अ स्प्लिटिंग इन दी डी ऑर्बिटल्स, मतलब डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, दे आर दे स्प्लिट टू फॉर्म नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, जिसमें से 2 जो है वो हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, 2 लो एनर्जी लेवल पे रह जाते हैं। So due to the energy gap between the degenerated and non-degenerated orbitals, electron can excite from the lower energy to the high energy orbitals. ठीक है, so due to difference in energy gap, different wavelength या different frequency of light is absorbed in a transition metal ion complex. Hence, different transition metal ion complex are of different color due to difference in energy gap. ठीक है, वो आंसर नोट्स में लिखा हुआ है, आप याद रखें इसको। सेम आंसर आपने कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे। आगे कह रहे हैं aqueous solution of complexes are different colors. Explain why these complexes are different colors. अब वही बात होगी कि डिफरेंट एनर्जी गैप होगा ना। अच्छा, ऊपर जो पूछ रहा था कि कलर क्यों होता है, तो उसमें आप ये बात देखोगे सिर्फ कि जब स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की तो एनर्जी गैप प्रोड्यूस होता है, और उस एनर्जी गैप में जब लाइट आती है तो फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब, photons of different frequencies are absorbed to excite the electrons from the degenerated d orbitals to non degenerated d orbitals. लेकिन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस का डिफरेंट कलर इसलिए होता है क्योंकि उनमें डिफरेंट एनर्जी गैप होता है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट आर एब्सॉर्ब, हेंस दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। सही, लिख लोगे ना ये वाले आंसर्स? रट्टे वाले हैं ये ट्रांजिशन मेटल। अब आपने रिसेंटली इतने सारे पेपर किए, आपको ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल पे बहुत जोर है इसका। एक काम करते हैं, आई थिंक अब कल भी मेरे ख्याल से क्लास रखनी पड़ेगी। ये पेपर में तो अच्छा खासा आधा पेपर तो रह गया है अभी तो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो कल कोई टाइम स्केड्यूल करते हैं, ये पेपर कंप्लीट करते हैं। मीनवाइल पेपर ये जरा आगे कंटिन्यू करो,
मैं इसकी ना मार्किंग की निकाल के भी भेज देता हूँ आप लोगों को। सर मेरे पास मार्किंग स्कीम है, मैंने भेजी है बिलीव ग्रुप में। बस सही है, ग्रुप पे शेयर कर दो उसकी मार्किंग की सबके साथ ना। सर मैंने शेयर कर दिया। ओके, चलो, थैंक यू। चलो अभी चले जाओ, अल्लाह हाफिज। ऑर्गेनिक देखेंगे, चलो कल देखते हैं, आप थोड़ा सा ट्राई करो उसको खुद से। फिजिकल तो आसान नहीं थी इसकी इतनी ज्यादा, और ऑर्गेनिक भी मुश्किल नहीं है, एनएमआर वगैरह मुश्किल होगा अगर होगा तो। नहीं यार, एनएमआर भी आसान दिया हुआ है, एनएमआर तो पूरा उसने टेबल कर दिया है। पेपर आसान है मतलब ये। सर देखने में मुश्किल लग रहा है बट इट्स क्वाइट इजी। अच्छा, चलो इसको जरा पेपर आगे सॉल्व करो, कल जो क्वेश्चन फंसते हैं ना वो कर लेंगे साथ, जल्दी हो जाएगा काम।